हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी। क्या संभल का मामला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गले की हड्डी बनने जा रहा है? क्योंकि संभल का मामला जितना आसान समझा जा रहा था उतना आसान नहीं है, और अभी जो कुछ और परतें खुलनी हैं, अगर वो परतें और खुल गई तो मामला बेहद विस्फोटक हो जाएगा। क्योंकि संभल मामले से निकलने लगे हैं पाकिस्तान की जासूसी संस्था आईएसआई के संबंध। संभल की फाइल से निकलने लगे हैं दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से संबंध, यानी दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की आईएसआई के गुर्गे संभल में मौजूद थे। आजमगढ़ में भी उनकी अपनी दखल थी। तो क्या लगता है, पूर्व की सरकार आंख में पट्टी बांधे बैठी रही और आईएसआई, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और माफियाओं का वर्चस्व पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया था। इतना ही नहीं, सबसे खतरनाक बात यह है कि आईएसआई की घुसपैठ के साथ साथ आतंकवादी भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए थे। भारत नेपाल बॉर्डर पर बने मदरसे, मजारें निसंदेह गहरी साजिश के तार से जुड़े हुए हैं। बहुत खास खबर है, छोड़ के न जाइएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, अखिलेश यादव, नवाब इकबाल महमूद और सबसे खतरनाक नाम इसके अंदर जो आ रहा है वो है साठा का। कौन है साठा? क्या संबंध है उसका दाऊद से? कैसे जुड़ा वो बर्क से? और कैसे लिखी गई संभल में दंगे की तहरीर? आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। संभल कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना गया। हमेशा वहां चाहे सांसद हो या विधायक समाजवादी पार्टी का ही चुना जाता रहा। हालांकि उसके बाद भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब तक मुलायम सिंह यादव थे तब तक अच्छा एक तालमेल बना के रखा था, क्योंकि वहां एक तरफ जहां बर्क का खानदान काम कर रहा था वहीं नवाब इकबाल अहमद का भी परिवार था, और दोनों में 36 का आंकड़ा। दोनों समाजवादी पार्टी में एक विधायक है और एक सांसद है, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। क्योंकि कहा यह जाता है वहां लड़ाई मुस्लिम की नहीं है, बल्कि वहां लड़ाई तुर्क और पठान की है। जियाउर रहमान बर्क का जो परिवार है वो तुर्क परिवार माना जाता है, और नवाब इकबाल महमूद का परिवार जो है वो पठान माना जाता है। अब अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो तुर्क हैं उनकी आबादी संभल में लगभग ये मान के चलिए कि 50 से 60% के आसपास है, और पठान जो हैं उनकी आबादी मुश्किल से 20 से 30% है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा बर्क परिवार के यानी तुर्कों के कंधे पर ही हाथ रखा और बर्क परिवार से उनकी घनिष्ठता रही। बर्क परिवार बार बार चुनाव भी जीतता रहा। हालांकि उनके बोल, उनकी एक्टिविटीज, उनकी गतिविधियां बेहद संदिग्ध थी। संभल में जो कुछ भी हो रहा था, जिस प्रकार से हिंदू निशानियां मिटाई गई थी, जिस प्रकार से वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया गया था, और जिस प्रकार से आप ये देखिए कि वहां जो कूप थे, कुएं थे, मंदिर थे, जिस प्रकार से सरोवरें थी, सब पर कब्जा कर लिया गया था, और हिंदू आबादी धीरे धीरे बिल्कुल घटती चली गई थी। जबकि कहा यह जाता है कि तुर्क जो थे इन्हें शरणार्थी के रूप में वहां रहने की जगह दी गई थी, लेकिन वर्चस्व आज ये बढ़ा कि उनका पूरा वर्चस्व हो गया। लेकिन अचानक जब एक शाही मस्जिद को लेकर के मामला उठा और उसकी जांच का मामला उठा, तो 22 से 24 नवंबर के बीच अचानक संभल सुलग उठा। संभल में भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ पगला गई, भीड़ ने नारेबाजी की, भीड़ ने पथराव किया, गोलियां भी चली, 29 लोग घायल हुए, 4 लोगों की जानें गईं। न जाने कितने गाड़ी घोड़ा वाहन फूंक दिए गए, दुकानों में आग लगा दी गई, मकानों को जला दिया गया। हिंसा से संभल सुलग उठा। लेकिन सरकार योगी आदित्यनाथ की ना
सरकार वो तो नहीं थी कि मुजफ्फरपुर सुलगता रहा और दूसरे कुछ दूरी पर डांस और नाच होता रहा, ऐसा तो था नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। तत्काल पुलिस एक्शन में आई और पकड़ धकड़ का मामला शुरू कर दिया गया। बार बार यह आया कि सुई जो थी वो जियाउर रहमान बर्क पर जा रही थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि दंगे के दिन बर्क संभल में तो नहीं थे, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि पूरी प्लानिंग बर्क ने ही रची है। वहीं एक नाम नवाब इकबाल महमूद और उनके बेटे सुहेल का भी आ रहा था। दोनों के खिलाफ एफआईआर की गई और इसमें जियाउर रहमान बर्क को मुख्य अभियुक्त बना दिया गया। साथ ही जो मस्जिद कमेटी है उसके चेयरमैन थे जफर अली, उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया। अब उसके बाद एसआईटी की जांच बैठी और एसआईटी की जांच के हजारों पन्ने की रिपोर्ट में जो खुल करके आया वो बेहद चौंकने वाला था। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि इसके मुख्य अभियुक्त जियाउर रहमान बर्क यानी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। क्योंकि कॉल डिटेल जब निकाली गई तो उसमें बर्क साहब बार बार जफर साहब से बात कर रहे थे, यानी मस्जिद के जो चेयरमैन थे जफर अली, इनसे वो बार बार बात कर रहे थे और जफर भाई बात कर रहे थे सारिक साठा से। अब सारिक साठा ही सारी प्लानिंग कर रहा था। सारिक साठा फोन करके अपने सारे आदमी संभल शाही मस्जिद के पास भेज रहा था और ये तीनों लोग लगातार टेलीफोन पर जुड़े रहे और बार बार यही कहते रहे भीड़ वहां भेजो, और परिणाम ये रहा कि दंगा हुआ। सारिक साठा भारत में नहीं था, वो बैठा था दुबई में, और जब इसकी परतें खोली गई तो पता लगा ये जियाउर रहमान बर्क का दाहिना हाथ है। सारिक पाठा कोई आम आदमी नहीं बल्कि इस समय अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना है। सारिक साठा आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट भी है। सारिक पाठा दाऊद इब्राहिम की कंपनी डी कंपनी से सीधा जुड़ा हुआ है और दंगे के समय हथियार, कारतूस, पैसा यही भेज रहा था। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने पोस्टमार्टम कर दी, एसआईटी ने पोस्टमार्टम कर दिया और यह सारा मामला खुलकर सामने आ गया कि समूचे प्रकरण में सिर्फ जियाउर रहमान बर्क सांसद साहब ही शामिल नहीं है, बल्कि दाऊद इब्राहिम की टीम भी लगी है, आईएसआई के गुर्गे भी लगे हैं, माफिया भी लगे हैं और सारिक साठा के गैंग के आदमी भी लगे हैं। पुलिस सबके गिरेबानों तक पहुंच गई। जियाउर रहमान बर्क को अब जेल जाना है, लेकिन क्या जिस प्रकार से एक कथावाचक के मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वैसे ही अब जियाउर रहमान बर्क को बचाने की कोशिश करेंगे या फिर आजम खां की तरह जियाउर रहमान बर्क को लावारिस छोड़ देंगे। क्योंकि आजम खां की गिरफ्तारी के बाद उनसे मिलने कोई नहीं गया और लावारिस वो आज भी जेल की कोठरी में पड़े हुए हैं। जियाउर रहमान बर्क को अगर बचाने की कोशिश करेंगे तो अलीगढ़ से लेकर संभल तक दाऊद गिरोह और आईएसआई के तार कहां कहां मिलते हैं, किससे किससे जुड़ते हैं, यह खौफ अब हर आदमी के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए बेहतर यह रहेगा कि अखिलेश तो अपने आप को वैसे ही किनारे करेंगे जैसे उन्होंने एक मुद्दे में अपने आप को किनारे कर लिया, वैसे ही जियाउर रहमान बर्क को ये बिल्कुल छोड़ देंगे। हालांकि पुलिस ने नवाब इकबाल महमूद और उनके बेटे सुहेल को भी अभियुक्त बनाया था, लेकिन एसआईटी जांच में उन दोनों को अलग और मुक्त कर दिया गया है। ये बात बताना मैं भूल गया था, उन्हें इससे बरी कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश जैसे ही जियाउर रहमान बर्क को लावारिस छोड़ेंगे और बर्क साहब जेल जाएंगे, वैसे ही जो तुर्क समाज है वो अखिलेश का विरोधी वैसे ही हो जाएगा जैसे एक विशेष वर्ग इस समय अखिलेश से नाराज है। जैसे आजम खां के समर्थक इस समय बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी और अखिलेश से नाराज हैं। भले ही कोई बात हो रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि 2027 के चुनाव में आजम खां के समर्थक और आजम खां का परिवार
समाजवादी पार्टी को उसकी हैसियत बताएगी। और अनुमान यह भी लगाया जाता है कि बर्क साहब के जेल जाने के बाद जब बर्क परिवार से अखिलेश अपनी दूरी बनाएंगे तो उस समय तुर्क समाज इनका विरोधी हो जाएगा और बर्क के समर्थक इनके विरोधी हो जाएंगे। बचेंगे इनके पास नवाब इकबाल अहमद। नवाब इकबाल अहमद उन तुर्क लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे। ऐसी संभावना संभल में तो नहीं ही लग रही है। फिलहाल संभल का किला भी अखिलेश के हाथ से जाता हुआ लग रहा है। संभल को लेकर बुरी तरह अखिलेश फंस चुके हैं। वो ऐसी गुरु भरी हंसिया है जिसे अब न निकला जा सकता है और ना थूका जा सकता है। अगली बेहद खतरनाक खबर के लिए तैयार रहिएगा। देखते रहिए कमेंट टुडे टीवी। जय हिंद।